Hello students, I am Pramod Sharma and very warm welcome in the class of Atlas Guru। कैसे हैं बच्चों सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई सभी की अच्छी चल रही होगी। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? यदि डाउट हो तो एक बार जरूर सोचना कि इस गोल्डन टाइम में हम कर क्या रहे हैं। यदि कहीं पर डाउट हो कि मेरी पढ़ाई चल रही है या नहीं, तो ईमानदारी से कभी अकेले में बैठिए और सोचिए मैं कर क्या रहा हूं। अपने आप मन कहेगा कि यस, राइट या रॉन्ग, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बच्चों एक बड़ी खास बात है, यूपीएससी की जब भी तैयारी चलती रहती है तो एक बात खास देखी जाती है कि आपका फेस एकदम ग्लोइंग फुल होगा। इफ यू आर डूइंग योर वर्क देन यू फील कॉन्फिडेंट। आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता रहेगा, आप अच्छा फील करोगे, चेहरे पर ग्लो रहेगा। और जब और जिस दिन पढ़ाई नहीं होगी बच्चों, सब कुछ गड़बड़ महसूस होगा। पता आप लोगों को, सब कुछ गड़बड़ महसूस होगा। तो ऐसे नहीं होने देना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने देना है। हमें निरंतर पढ़ते रहना है, निरंतर कार्य करते रहना है। और बच्चों एक बड़ी खास बात कि यदि इसी तरह से आप निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, प्रीलिम्स के क्वेश्चन के, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को देखते रहें, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। ये बड़ी खास बात है। अभी आप लोगों ने देखा होगा यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है, जिसमें बहुत सारे प्रश्न रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे गए हैं, कॉन्टिनेंट वाइज पूछे गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी इस बुक विश्व भूगोल मानचित्रावली से ज्यादातर क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने, देखिएगा इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक। तो बच्चों आइए फिर हम लोग अपना कारवां शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों मैं फिर कहूंगा, आप लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक्स करें, वीडियो को लाइक्स करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों से करवाएं, ताकि सबका लाभ हो, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है बच्चों, मैं इसी सिद्धांत पर काम करता हूं। आइए आज हम लोग जुड़ते हैं और कुछ अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। आइए जरा देखा जाए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने विशेष रूप से, आप लोगों को याद हो तो उत्तरी अमेरिका की बहुत सारी नदियों पर चर्चा किया था। याद है कुछ? बहुत सारी नदियां मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया था। इसमें विशेष रूप से मिसिसिपी नदी, कोलोराडो नदी, कोलंबिया नदी, मैकेंजी, यूकॉन, स्पेशली सेंट लॉरेंस नदी याद करिए जरा। मैंने बताया था वेरी वेरी फेमस फॉर इंटरनल वाटरवेज, एंड हडसन, डिलवारे, एंड आपकी कह सकते हैं पोटोवैक, जिसके किनारे वॉशिंगटन डीसी शहर। आई हैव डिस्कस इन ब्रॉड मैनर। और मैंने ये भी बताया था कि मोरलेस सभी नदियां जो नॉर्थ अमेरिका की हैं, ये सभी पेरेनियल रिवर्स हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंडेड इन रीजन ऑफ टेम्परेट। तो यहां पर वर्षा होती रहती साल के अधिकांश समय। दूसरी बात, ऊंचे ऊंचे पर्वत है जैसे रॉकी, तो उस पर ग्लेशियर भी बनते जो नीचे आके पिघलते और नदियों को जलापूर्ति करते रहते। चलिए आज जरा बच्चों मैं विशेष रूप से आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा, और वो है उत्तरी अमेरिका की झीलें। चोट लगी हुई है थोड़ा उंगली में, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। उत्तरी अमेरिका की झीलें मैं एक्सक्लूसिवली बच्चों इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपके पेपर में उत्तरी अमेरिका की झीलों को विशेष रूप से पूछा गया है। पता आप लोगों को विशेष रूप से पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप लोग भाई ध्यान दीजिए। जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं तो नॉर्थ अमेरिका की बड़ी खास बात दिखाई देती है कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लेक्स आर हियर, थाउजेंड्स, स्पेशली इन द रीजन ऑफ कनाडा। मैंने कल भी बताया था, इन द रीजन ऑफ कैनेडियन शील्ड थाउजेंड्स ऑफ लेक्स आर देयर। और लेक्स का कुछ महत्व होता है क्या बच्चों? यस, लेक्स का बहुत महत्व होता है। झीलें क्या होती हैं बच्चों? ये तो मैंने चर्चा की हुई कि झीलें स्टैटिक वाटर है,
रुका हुआ पानी झील और बहता हुआ पानी नदी। बहुत सिंपल भाषा में आप लोग कह सकते। तो आज हम लोग रुके हुए पानी अर्थात झीलों की बातें कर रहे हैं। और झीलें चूंकि फिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं और मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत सारे यूजेज है। इसलिए आप लोग बहुत सारे गाने भी देखोगे, ये झील सी गहरी आंखें और राज है इसमें गहरा, तारीफ करूं क्या तेरी जिसने तुझे बनाया, कुछ एक पुराना गाना है ना। लॉट ऑफ सॉन्ग्स आपको मिलेंगे ऐसी झीलों पर। क्यों? क्योंकि झीलों का मानव का प्राचीन काल से संबंध है ना। जब कभी हम लोग सेटलमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो आप लोगों को खैर जीएस में इतना नहीं पढ़ना होता, ऑप्शनल में हम लोग पढ़ते हैं, तो कभी हल्का फुल्का डिस्कस जब मैं करूंगा तो पहले बहुत सारी ग्रामीण बस्तियां और आज भी विश्व के विभिन्न भागों में जो प्राचीन समय की ग्रामीण बस्तियां विकसित हुई वे ज्यादातर झीलों के किनारे ही विकसित हुई, है ना। नदियों और झीलों के किनारे ही प्राचीनतम सभ्यताएं नदियों के किनारे, परंतु बाद में मानवीय सभ्यताएं बहुत से क्षेत्रों में विकसित हुई। तो जहां झीलें थी वहां पर अनेक छोटे छोटे गांव विकसित होते चले गए। चलिए खैर, हम जब नॉर्थ अमेरिका में आते हैं तो बच्चों बड़ी खास बात दिखाई देती है कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत सी झीलें हैं। आइए जरा हम लोग नॉर्थ अमेरिका के मैप के थ्रू इन झीलों को समझने की कोशिश करते हैं। यह है बच्चों नॉर्थ अमेरिका। जब नॉर्थ अमेरिका में बात होती है तो विशेष रूप से ये जो पूरा का पूरा शहर है, पूरा का पूरा क्षेत्र है ये वाला, यानी कि मेनली पार्ट ऑफ कैनेडियन शील्ड, दिस रीजन कवर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ लेक्स। हजारों हजारों छोटी बड़ी झीलों से यह क्षेत्र ढका हुआ है। ये बड़ी खास बात है बच्चों। और जब हम इन झीलों में देखते हैं तो ये बड़ी खास बात है कि इस एरिया में पाई जाने वाली सभी झीलें ताजे पानी की हैं और ज्यादातर झीलें ग्लेशिएटेड हैं। ग्लेशिएटेड समझ रहे हो? मतलब बड़े बड़े हिम नद के द्वारा बने हुए। मैंने कहीं पर जिक्र हल्का सा आप लोगों के साथ किया भी था कि हिम नद से जो बनने वाली झीलें होती हैं वे उस समय बनती हैं कि जो बड़े बड़े हिम नद होते हैं जब वे मोमेंट करते हैं तो जहां मुलायम चट्टानें होती हैं उन्हें घिस देते हैं, काट देते हैं वे, तो वहां पर डिप्रेशन बन जाता है, गड्ढा बन जाता है और उसी की वजह से वहां पर झीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों। और जब इस तरह से हम लोग देखते हैं तो एक खास बात दिखाई देगी कि अमेरिका के यानी कि उत्तरी अमेरिका के कनाडा के क्षेत्र में बहुत सारी झीलें कैनेडियन शील्ड के रीजन में मिलती है। अब आप कहेंगे अरे सर हजारों झीलें जो हैं क्या उन्हें रटना पड़ेगा? यूपीएससी में तो सुना है बड़ा ही टफ एग्जाम है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते। बिल्कुल बेटा, नो डाउट, बट यूपीएससी की बड़ी खूबसूरती है बच्चों। यूपीएससी में प्रश्न वो पूछे जाते हैं जिस टॉपिक की रेलिवेंसी मानव जीवन में निरंतरता के साथ बनी रहती है। यदि इस संदर्भ में हम लोग बात करें तो नो डाउट उत्तरी अमेरिका के कनाडा के क्षेत्र में बहुत सारी कुछ झीलें हैं। ऑल दीज लेक्स आर इंपोर्टेंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ एंड सम इंपोर्टेंट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका और कनाडा आर द फर्स्ट इज इन दैट एरिया। यहीं पर बच्चों देखो एक लेक होगी ग्रेट बियर लेक। ग्रेट देखो आप लोग अपने मैप में, यहीं पर ग्रेट स्लेव लेक होगी, देखो यहीं पर, और यहीं पर आथाबास्का होगी, यहीं पर रेनडियर होगी, यहीं पर विनिपेग होगी। देखो आप लोग कनाडा के उत्तरी पार्ट में, आप लोग यदि इसको देखना चाहते हो तो नॉर्थ अमेरिका के अपने मैप में जाओ, ये देखो फिजिकल मैप देखो, देन इजिली यू कैन सी दिस इज द रीजन ऑफ ग्रेट स्लेव। देन यहीं पर देखोगे आपको मिलेगी ग्रेट अथाबास, यहाँ पर ग्रेट बियर लेक मिलेगी, फिर देखो यहीं पर अथाबास्का मिलेगी, ग्रेट स्लेव मिलेगी, और यहीं पर देखो अथाबास्का मिलेगी, यहीं पर रेनडियर मिलेगी, यहीं पर विनिपेग मिलेगी। देखो सारे क्रम से दिए हुए, इनको बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, कई बार ऑर्डर में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना बीएससी
BSA का मतलब BSA यानी ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव एंड अथाबास्का। ठीक है, ये झील उत्तर साइड में है। और मैंने कनाडियन शील्ड पढ़ाते समय बच्चों एक खास बात डिस्कस किया था कि दिस इज ए ओल्डेस्ट लैंड मास एंड रिच विद डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स। जरा याद करिए आप लोग, जब उस तरह से सोचोगे तो आप यहाँ पर देखोगे इन झीलों के किनारे बहुत सारी माइनिंग होती है और माइनिंग के लिए बहुत ही फेमस है बच्चों। और यहीं पर आप लोग जब जाओगे, यहां पे जाओ आप लोग पॉलिटिकल मैप में देखो तो यहीं पे एक सिटी होगा, आपको मिलेगा पोर्ट रेडियम। ठीक है, देखो यहीं पे सिटी होगा पोर्ट रेडियम। हो सकता है आपके पॉलिटिकल मैप में दिया हो, इसमें तो नहीं दिया हुआ है। आप ऑक्सफोर्ड का एक दूसरा एटलस आता है उसमें, नहीं तो मेरी वाली बुक में दिया होगा, इसमें नहीं दिया हुआ, इसके लिए परेशान मत होइए। आप लोग जब देखोगे तो ग्रेट बियर के किनारे आपको मिलेगा पोर्ट रेडियम। अब जरा आप बताइए यहाँ पर मिलता क्या होगा, जरा सोचिए भाई, पोर्ट रेडियम में क्या मिलता होगा? ऑब्वियस सी बात है, पोर्ट रेडियम में रेडियम मिलता होगा, यानी कि रेडियम के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड नॉट ओनली रेडियम बट ऑल्सो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ यूरेनियम। फिर उसी के नीचे बच्चों जब आगे आओगे तो यहां पर आपको एक सिटी मिल जाएगा, यानी कि एक लेक है। ये तो आपकी ग्रेट बियर लेक हो गई। फिर यहीं पर देखो ग्रेट स्लेव लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, जिसके किनारे एक बड़ा ही फेमस शहर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके एटलस में दिया हुआ येलो नाइफ। येलो नाइफ बहुत ही महत्वपूर्ण शहर, बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा माइनिंग शहर है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण। जरा सोचिए क्या मिलता होगा, आप जरा याद करिए, पेपर में पूछा भी गया है यूरेनियम का निकनेम क्या है? येलो केक। पता आप लोगों को, यूरेनियम का एक दूसरा नाम है येलो केक, इस नाम से यूरेनियम जाना जाता है। और गोल्ड का क्या नाम है? येलो मेटल। तो इसीलिए देखो यहाँ पे येलो नाइफ, यानी कह सकते हो दिस इज फेमस फॉर यूरेनियम एंड ऑल्सो फॉर गोल्ड। इसके आसपास के एरिया में बड़ी मात्रा में गोल्ड पाया जाता है और यूरेनियम मिलता है। सो दिस लेक इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट लेक, याद रहेगा बच्चों। देन जब बच्चों यहीं पाओगे, ये लेक आपकी अथाबास्का लेक है। तो इसी के किनारे एक शहर मिलेगा यूरेनियम सिटी, यूरेनियम सिटी। अब आप से पूछा जाए कि बच्चों ये बताइए यूरेनियम सिटी किसके लिए फेमस है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बच्चे हमारे इतने बुद्धू नहीं हैं कि ये न समझ सकें जहां लिखा हुआ यूरेनियम तो मिलता क्या होगा। पक्का मेरे बच्चे बुद्धिमान हैं और ऐसे में बच्चे पक्का बता सकते हैं कि सर दिस लेक इज वेरी वेरी फेमस फॉर यूरेनियम प्रोडक्शन। तो अथाबास्का लेक के किनारे शहर है यूरेनियम, जो बहुत ही यूरेनियम सिटी, जो फेमस यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि कनाडा कैसे फेमस है यूरेनियम के प्रोडक्शन के लिए। 2011 तक बच्चों पता ही होगा आप लोगों को, पेपर में भी पूछा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का प्रोड्यूसर कौन है, तो एट दैट टाइम देयर वाज कनाडा। कनाडा सबसे बड़ा उत्पादक हुआ करता था। खैर अब प्रोड्यूसर हो गया कजाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा, यूरेनियम सिटी। देन आफ्टर बच्चों यहीं पर एक दूसरी लेक मिलेगी आपकी, विनीपेग, और इसी के किनारे शहर है विनीपेग सिटी। देखो यहीं पर आपको शहर मिलेगा विनीपेग सिटी, और विनीपेग सिटी फेमस है गेहूं के प्रोडक्शन के लिए। पता बच्चों आप लोगों को, दिस विनीपेग सिटी इज ए वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट ऑफ व्हीट, दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, जहां पर आप लोगों ने पढ़ा था ना, ये ग्रेट प्लेन्स का रीजन, इस पूरे ग्रेट प्लेन्स के रीजन से गेहूं को इकट्ठा किया जाता है, यहां पहुंचाया जाता है। और बच्चों आपने जरूर सुना होगा ट्रांस कनेडियन रेलवे,
ये ट्रांस कनेडियन रेलवे के ट्रैक पर बसा हुआ है और यहां से ट्रेनों के द्वारा सीधे सीधे भेज दिया जाता है, फिर हैलिफैक्स सेंट जॉन साइड में यानी कि ईस्टर्न साइड में, और यहां से फिर गेहूं विशेष रूप से यूरोप और एशिया के अनेक देशों को निर्यात कर दिया जाता है। समझे? तो इस रूप में यह विनीपेग सिटी दुनिया में फेमस है एंड इट्स सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विनीपेग लेक। और विनीपेग रीजन बच्चों अपनी एक्सट्रीम ठंड के लिए बहुत फेमस। शायद आप लोगों को पता हो यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती कि विंटर में जाते यूरोपियंस भी भाग लेते हैं। तो ऐसे लोग इंडियंस या जो है ना देशों के नेशनल्स, दूसरे कंट्री के नेशनल्स हैं, यदि यहाँ पर कुछ सालों तक निरंतर सर्दियों के दिनों में सर्विस देते रहते हैं तो उन्हें वहाँ की नेशनैलिटी यानी कि नागरिकता देने पर विचार भी किया जाता है। सोचिए इतनी ठंड पड़ती है, यानी कि टिक गए तो बेटा बल्ले बल्ले, नहीं टिके तो ठल्ले ठल्ले, यानी कि विंटर में टेम्परेचर सम टाइम गोज बिलो 45 डिग्री 50 डिग्री। सोचिए -50 डिग्री तक टेम्परेचर इस एरिया का विंटर सीजन में गिर जाता। सो इट्स वेरी फेमस फॉर द वेरी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। और ये झील जम जाती है, जितनी भी झीलें ना बच्चों बड़ी संख्या मात्रा में सब जम जाती हैं। और ग्रेट बियर नाम से समझ में आ रहा होगा, इस लेक के किनारे विंटर में सब पोलर रीजन यानी कि जो भी ग्रीनलैंड और ऊपर वाला जो रीजन है पोलर रीजन, वहाँ से जो पाए जाने वाले पोलर झील हैं, पोलर बियर हैं, वो सभी भाग के विंटर सीजन में यहाँ पे आके रुकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया पोलर बियर। स्पेशली किजली बियर यहाँ पे बहुत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना। अब जरा सोचिए रेनडियर के किनारे कौन आते होंगे? रेनडियर लेक। रेनडियर किनारे रेनडियर विंटर में आके अक्सर इकट्ठे होते थे, तो इसलिए जब यूरोपियंस यहाँ पे गए तो नाम दे दिया लेक रेनडियर, लेक बियर, ग्रेट स्लेव। यानी कि यहाँ पे स्लेव का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि आज से 150-200 साल पहले यहाँ पे बड़ी मात्रा में दासों को लेके काम करवाया जाता, उनकी बस्तियाँ थी, तो उन्हीं के नाम पर पड़ गया नाम ग्रेट स्लेव। ठीक है, तो इस तरह से इन लेक्स को आप लोग बच्चों ध्यान रखना। बाकी तो आप लोगों को मैंने स्पेशल लेक्स मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर इस रीजन में जरा याद करिए, आप लोगों को यहाँ पे मैंने कुछ लेक्स बताए हुए थे, याद करो बच्चों, याद है? इस एरिया में मैंने लेक्स आप लोगों को बताए थे, सुपीरियर लेक, यहीं पर मिशिगन लेक, यहीं पे ह्यूरन, यहीं पे ईरी, और ये ओंटारियो, और ये सेंट लॉरेंस। तो यही बच्चों झील जो थी आप लोगों को मैंने लेक्स रीजन में बताया था होम्स, याद है? यानी कि ये ह्यूरन हो गई, ये सुपीरियर हो गई, और ये मिशिगन हो गई, ये ओंटारियो, और ये ईरी हो गई, और दिस इज ओंटारियो, याद है? और मैंने बताया था दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील है। एंड ऑल दीज लेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ग्लेशिएटेड लेक, यानी कि सभी हिमनद से बनी हुई ताजे पानी की झीलें हैं और दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का क्षेत्र बनाती हैं। और उसी में जो लेक सुपीरियर है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। याद रहेगा बच्चों? एक मिनट पानी पी लूं मैं भी, भाई प्यास लग रही है। तो इस तरह से आप इस सब को याद रख सकते हैं। इन झीलों को बच्चों उसके द्वारा, कैनाल्स के द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है और फिर ये नौगमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गई हैं और इन्हीं के किनारे बड़े बड़े शहर स्थित हैं। ये मैंने सब आपको झीलों में बताया था। जैसे डुलूथ शहर सुपीरियर झील के किनारे स्थित है, तो वहीं शिकागो, गैरी, मिल्वाकी ये मिशिगन के किनारे स्थित हैं, और वहीं पर ईरी, विंडसर जैसे डेट्रॉइट और विंडसर जैसे शहर ईरी के किनारे स्थित हैं, और उसी के साथ साथ वहीं पर गैरी आपको क्लीवलैंड, बुफेलो जैसे यूएस के इंपोर्टेंट शहर भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ग्रेट लेक्स के बारे में या महान झीलों के बारे में या होम्स के बारे में ध्यान रखना कि दीज होम्स हैव 5 लेक्स और पांचों में
यदि आप पश्चिम से पूर्व चलेंगे, हो सकता है कभी पेपर में पूछ दिया जाए, तो एक फार्मूला आप लोग याद रखना कि पश्चिम से पूर्व जब झीलों का होगा शहर या झीलों की उपस्थिति होगी तो सुपरमैन हेल्प्स याद रहेगा बच्चों। सुपर से क्या हो गई सुपीरियर, एम से यानी मैन से क्या हो गई मिशिगन, हेल्प से क्या हो गया एच से ह्यूरॉन, सुपरमैन हेल्प्स यानी ह्यूरॉन, और ई से क्या हो गया एवरी से क्या हो गया ईरी, और वन से क्या हो गया ओंटारियो। यानी कि वेस्ट टू ईस्ट यदि आप देखते हो इनकी क्या लोकेशन है, तो थ्रू दिस फार्मूला यू कैन मेमोराइज इजिली। बट उससे भी बढ़िया मैं कहूँगा यूपीएससी के लिए, सब बेटा एसएससी के लिए फार्मूले होते हैं। मैं देखता हूँ कई बार बहुत सारे टीचर फार्मूला बताते रहते, हर चीज़ के लिए रट लो। बेटा यूपीएससी एक ब्रॉडर होता है, ब्रॉडर सेंस में होता है, जहाँ फार्मूला मिनिमम, विजुलाइजेशन अधिक, क्योंकि ऑफिसर बेटा क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑफिसर एक रटे रटाए ट्रेंड पर नहीं चल सकता है। ऑफिसर एक विशेष रूप से विजुलाइज करता है, सोचता है चीज़ों को। तो मैप पर थोड़ा सा प्लॉट करोगे तो अपने आप बाकी फार्मूला मैंने बता दिया, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। क्लियर। तो इस तरह से फिर एक बात इनमें एक और भी ध्यान रखना, इन पांचों झीलों में मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है बच्चों, मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरह से यूएसए में है। याद रहेगा, एंटायर पार्ट ऑफ मिशिगन लेक एक्सटेंडेड इन यूएसए एंड अदर देन मिशिगन, यानी कि जो चार बची हुई हैं इन चारों झीलों को आप लोग जब देखोगे तो विशेष रूप से यहां से ये देखो, यानी कि बाउंड्री बनाती हुई फिर निकल जाती है। हो सकता है कई पेपर में पूछ दिया जाए कि ग्रेट लेक्स में कौन सी एकमात्र ऐसी झील है जो बाउंड्री नहीं बनाती यूएस और कनाडा के बीच में, तो बच्चों ध्यान रखना वो है मिशिगन झील। बाकी जितनी भी चार हैं, चाहे सुपीरियर हो, चाहे ह्यूरन हो या ईरी हो, ओंटारियो हो, सभी बनाते। फिर एक बात और भी इसमें ध्यान रखना, इसी के बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल्स था नियाग्रा, जो दुनिया के सबसे बड़े फॉल्स में एक है। याद रहेगा नियाग्रा फॉल्स। तो चलो बच्चों, इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में एक झील बच्चों यहां पे और भी मिल जाती है। जरा सा याद करो कौन सी झील है भाई, यहां पे एक झील है बच्चों, ग्रेट सॉल्ट लेक। जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के क्रम में आप लोग देखोगे ये अपने आप आपको मिलेगा, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति में दिखाई देती है लेक। खास बात क्या भाई, तो दुनिया की ये तीसरी सबसे अधिक लवणता वाली झील है। पता आप लोगों को, दुनिया में सबसे अधिक लवणता वाली जो 3 झीलें हैं उसमें से 3rd पोजीशन पर ये झील देखी जाती है, यानी कि इसकी लवणता 220 प्रति 1000 ग्राम है। ये बड़ी खास बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर 1-2 आर्टिफिशियल लेक भी मिलती हैं, और उसी आर्टिफिशियल लेक में अभी मैंने डिस्कस भी किया था कल की क्लास में नदी पढ़ाते समय, यहीं पर एक दूसरी लेक आपको मिल जाएगी, लेक मीड। यहीं पे एक और लेक मिल जाएगी, लेक पॉवेल। पता है बच्चों, ये सभी आर्टिफिशियल लेक हैं, यानी कि कोलोराडो नदी पर ये सभी बनी हुई झीलें हैं। इन सभी झीलों को आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ये दोनों किस पे हैं भाई, कोलोराडो नदी पर, और ताजे पानी की है, फ्रेश वाटर लेक है। पता है बच्चों, ऑल दीज आर फ्रेश वाटर लेक एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर
ड्रिंकिंग वाटर पर्पज एंड इरिगेशन वाटर पर्पज। तो इस तरह से इन सभी झीलों को, छोटी बड़ी झीलों को आप लोग याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर बच्चों? अब जब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो कहानी हो गई अंदर की नदियों की, झीलों की, वाटरफॉल्स की, ठीक है। अब जब इससे आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ बातें समझ में आएंगी कि बाहर क्या है, बाहर की दुनिया में क्या है। तो जब बच्चों बाहर की दुनिया में जाते हैं तो थोड़ा सा और फिर देख लिया जाए। जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ते हैं तो जरा आइए भाई, बाहर की दुनिया भी देख लिया जाए। विशाल देख रहा होगा, राजा सोच रहा होगा कि भाई बाहर की दुनिया क्या क्या है। तो बच्चों नॉर्थ अमेरिका आप लोग ये तो जानते ही हो कि एक बड़ा महाद्वीप है, बताया ही था। तो इसका मतलब इसके चारों ओर कुछ बड़ी बड़ी वाटर बॉडी भी होंगी, ये जानना चाहिए आप लोगों को। बड़ी बड़ी कुछ वाटर बॉडी होंगी। तो इस क्रम में मैंने बताया भी था कल, इधर क्या है अटलांटिक ओशन, इधर क्या है पैसिफिक ओशन, ठीक। तो यहीं पर बच्चों ध्यान रखना, नॉर्थ अमेरिका में 2-3 वाटर बॉडी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और वो कौन सी हैं? ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको ये बच्चों विशेष रूप से यूएसए और कनाडा से, यूएसए और यहाँ मैक्सिको से घिरी हुई है। और चूंकि अधिकांश बाउंड्री मैक्सिको द्वारा कवर्ड है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया गल्फ ऑफ मैक्सिको। द फर्स्ट थिंग। सेकंड, यह जो लेक, यह जो खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, विशेष रूप से बच्चों 2-3 चीजों के लिए बहुत फेमस है। एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, आप लोगों के साथ जब मैं कभी साइक्लोन डिस्कस करूंगा तो मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो आप देखोगे दुनिया के जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के उत्पत्ति के क्षेत्रों में ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिनी जाती है। और उन्हीं ट्रॉपिकल साइक्लोन में आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा हरिकेन। याद करो, ये पेपर प्रीलिम्स में आता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहाँ कहा जाता है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में। फिर बच्चों एक और खास बात गल्फ ऑफ मैक्सिको की, जब हम लोग शुरू किए हुए तो जरा और भी देख लिया जाए। क्या भाई? तो ये नेचुरल गैस के लिए फेमस है। याद रहेगा बच्चों, आप लोग अपनी इकोनॉमी मैप में जाओ तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इकोनॉमी मैप देखो तो ये बात आपको समझ में आएगी। ये देखो बहुत बड़ी मात्रा, यह तेल और प्राकृतिक गैस के लिए बहुत फेमस है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स आर देयर। याद रहेगा। देन बच्चों फिश के लिए फेमस है। आप लोग फर्स्ट इकोनॉमी मैप में जाओ, देखो यहां पे इस वाले में तो 2-4 मछली तैरते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता। फिर बच्चों यहीं पर आ जाता है कैरेबियन सी। कैरेबियन सी भी एक इंपॉर्टेंट सी है। यह भी पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है। और आप लोगों ने प्राचीन काल क्या बल्कि मध्यकाल में जब देखते हैं यूरोपियंस इस रीजन में पहुंचते हैं पुर्तगाली, तो उसी पर बनी हुई एक मूवी है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन इस एरिया पर आधारित एक मूवी है, जैसे यानी कि किस तरह से जो पुर्तगाली लोग हैं, स्पेनिश लोग हैं, इस पूरे एरिया में लूटपाट मचाते हैं, जहाज़ों को लूट लेते हैं, लोगों को मार देते हैं, जैसे कुछ अपने इंडिया में ठग हुआ करते थे, है ना। कुछ इसी तरह के बड़े ही दुष्ट व्यक्ति हुआ करते थे इस एरिया में उस समय के पुर्तगाली। और मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, कैप्टन जैक स्पैरो, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। आओ खैर। तो यहां पे कैरेबियन सी आप लोग ध्यान रखिएगा।
एंड देन आफ्टर बच्चों यहां पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सी मिलता है, सारगैसो सी। देखो अपने मैप में सारगैसो सी, जिसकी सबसे खास बात यह है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई बाउंड्री स्थल द्वारा नहीं बनी हुई है, यानी कि इसे सी विद इन सी कहते, ध्यान रखिएगा, सागर के अंदर सागर, या ऐसा सागर जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक्चुअली इसके क्षेत्र में बहुत ज्यादा घनी घासें मिलती, ये भी बड़ी खास बात है बच्चों, दुनिया में यही एक ऐसा सागर है जिसमें लंबी जड़ों वाली खूब घनी घासें मिलती हैं, ये बड़ी खास बात है। इसीलिए पुर्तगाली भाषा में उसे सारगैसम कहा गया, और सारगैसम से वर्ड बना सारगैसो, यानी कि सारगैसो सागर एक ऐसा सागर है जो स्थल सीमा नहीं बनाता है, परंतु सागर के रूप में जाना जाता है, फर्स्ट। और सेकंड, इसे सी विद इन सी कहते हैं, और थर्ड, इसमें लंबी जड़ों वाली घासें खूब पाई जाती हैं। बाकी आप लोग जब पढ़ेंगे टेम्परेचर और लवणता के बारे में, सैलिनिटी के बारे में, तो भी इसका जिक्र होगा कि अटलांटिक महासागर का यह एक ऐसा भाग है जहां पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, सो प्लीज कीप माइंड इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ सारगैसो सी। इसी के एरिया में बच्चों यहीं पर आप लोगों को बहामास वगैरह के द्वीप मिलेंगे, और आप लोगों ने जरूर सुना होगा एक बारमूडा ट्रायंगल, याद करिए जरा, बारमूडा ट्रायंगल सबने सुना होगा। तो यहां पर बारमूडा द्वीप है, और यहां पर सेंट जॉन्स, एक मिनट, यहीं पर द्वीप है सेंट जॉन्स, या सेंट जुआन्स भी बोला जाता है, और ये है मियामी। ठीक है, इन तीनों को मिला के इस एरिया में बना हुआ है बारमूडा ट्रायंगल। ठीक है, बाकी बारमूडा ट्रायंगल में क्या होता है तो बहुत सारी चीजें सुनी, कभी इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहां पर बारमूडा ट्रायंगल आप लोग याद रखना, और ये बहामास वगैरह का क्षेत्र और ये सागर वगैरह ध्यान रखना। देन बच्चों आगे पहुंचोगे तो यहां पर एक सी मिलेगा, लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी, जो साल के कई महीनों तक जमा रहता है। पहली बार इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है ये जमा हुआ होगा, पता आप लोगों को, जमा भी होगा, द फर्स्ट थिंग। सेकंड, खैर फिशिंग के लिए बहुत फेमस है बच्चों, बहुत ही उत्तम किस्म की इस पूरे एरिया में फिश मिलती हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहीं इसके उत्तर में जाओगे तो एक और वाटर बॉडी मिलेगी, बे ऑफ बैफिन, बे ऑफ बैफिन देखो होगी, और यहीं पे एक लैंड मास मिलेगा, ग्रीनलैंड। ठीक है, द्वीपों की चर्चा तो खैर मैं अलग से करूंगा। तो यहां पर ये बे ऑफ बैफिन और लेब्राडोर सी, और यहीं पे आप लोग जाओगे, मैंने बताया है आर्कटिक ओशन, और यहीं पर बच्चों ब्यूफोर्ट सी मिलेगा, ब्यूफोर्ट सी, और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाड़ी मिलेगी, गल्फ ऑफ प्रोधे, गल्फ ऑफ प्रोधे। सुना नाम आप लोगों ने, हो सकता है नाम नहीं सुना होगा, भविष्य में कहीं पूछ दिया जाए। दिस गल्फ ऑफ प्रोधे इज वेरी वेरी फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यूएस का एक बहुत बड़ा सोर्स है पेट्रोलियम का आर्कटिक रीजन में। तो इस तरह से इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देन बच्चों यहां से आप आओगे तो इस एरिया में वाटर बॉडी मिल जाएगी, इसे ही कहते हैं बेरिंग स्टेट, याद रहेगा, दिस इज बेरिंग स्टेट। और बेरिंग स्टेट के बाद आप सीधे पहुंच जाते हो पैसिफिक ओशन में, और पैसिफिक ओशन में सारा देखते हो, यहाँ पर कोई खास वाटर बॉडीज यानी कि सीज वगैरह कोस्टल पार्ट के नहीं मिलते, एक हाँ यही मिल जाता है। तो ये है आपका, एक मिनट, ये यहाँ पे, ये देखिए गड़बड़ हो गया भाई, यानी कि चलो खैर ये मैं ऐसे ही बना देता हूँ। यहीं पे है आपकी
गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, याद रहेगा बच्चों। तो इस तरह से ये सारी वाटर बॉडीज और आसपास के जितने भी हैं इन सभी को ध्यान रखना, यानी कि सराउंडिंग सीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, याद रहेगा बच्चों। ये थोड़ा सा आप लोग काम करिए, मैप को देखिए, मैप में भरिए, एटलस को बार बार देखिए, मनन करिए, चिंतन करिए, सोचिए। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ बच्चों, एक और बता दूं, ये जो कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये ग्रे व्हेल का, व्हेल की बहुत सारी वैरायटी होती है ना कलर के हिसाब से, ब्लू व्हेल, मिंक व्हेल, हैम्बैक व्हेल, ग्रे व्हेल। तो ग्रे व्हेल का ये ब्रीडिंग ग्राउंड है, यानी कि यहाँ पे आती हैं, ब्रीडिंग करती हैं, बच्चे वगैरह पैदा करती हैं, चूंकि मैमल्स है। तो इस तरह से इन सभी को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर हम लोग कल मिलेंगे, चर्चा करेंगे नए चीज़ों पर, नई बातों पर, ठीक है। और हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका देखेंगे कि कौन कौन से देश के कौन कौन से नगर हैं, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और कैसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जा सकते, इन सब पर हम लोग चर्चा करें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, बाय।